हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी देखिए चैप्टर 9 में यहाँ आज हम दो इम्पोर्टेंट प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज का। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कुक्कुटों में रानीखेत बीमारी जो है दोस्तों, ठीक है, कुक्कुटों में रानीखेत बीमारी या रोग के लक्षण, रोकथाम व उपचार लिखना। ठीक है दोस्तों, जो कुक्कुटों यानी जो मुर्गियों में रानीखेत बीमारी होती है दोस्तों, तो इसके लक्षण लिखने हैं और इसके रोकथाम या उपचार लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं इसके सीधे आंसर पर। तो देखिए दोस्तों, जो रानीखेत बेसिकली जो रोग होता है, ठीक है दोस्तों, यह वायरस से होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? यह वायरस के द्वारा होता है। और देखिए दोस्तों, इस रोग का नाम रानीखेत क्यों रखा गया? क्योंकि ये सबसे पहले यह रोग जो है रानीखेत नामक जगह में हुआ। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस रोग का नाम रानीखेत रोग रख दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो रानीखेत रोग बेसिकली किसके द्वारा होता है दोस्तों? वायरस या विषाणु के द्वारा होता है। अब देखिए इसके यहाँ पे निम्न लक्षण हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी इस रोग के लक्षण क्या क्या हैं, जिसके माध्यम से हमको पता लगेगा कि मुर्गियों में या कुक्कुटों में रानीखेत बीमारी हो गई है। ठीक है, तो देखिए पहला जो हमारे पास है, पहला लक्षण क्या है दोस्तों, कि श्वास लेने में तकलीफ होती है। ठीक है दोस्तों, यानी श्वास लेने में क्या होने लगती है? तकलीफ होती है, दिक्कत होने लगती है मुर्गियों को। इसलिए मुर्गियों का मुंह खुला होता है। ठीक है दोस्तों, इसी कारण से जो मुर्गियों का मुंह होता है, रानीखेत बीमारी हो जाने के बाद इनका मुंह क्या होता है? खुला होता है। देखिए दोस्तों, दूसरा लक्षण क्या है यहाँ पे, मुर्गियों को दस्त लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मुर्गियों को क्या लग जाते हैं? दस्त लगते हैं, यानी इनको क्या हो जाता है दोस्तों? बार बार इनको दस्त होने लगता है। देखिए तीसरा लक्षण क्या है दोस्तों, सिर, गर्दन तथा टांगों को लकवा मार जाता है। ठीक है दोस्तों, लकवा यानी पैरालाइसिस हो जाता है, यानी इनके जो पैर होते हैं तथा टांग होते हैं, इसके अलावा सिर और गर्दन में क्या हो जाता है? पैरालाइसिस हो जाता है, अर्थात इनको लकवा मार देता है। अगला लक्षण क्या है दोस्तों, मुर्गी को भूख नहीं लगती। ठीक है दोस्तों, मुर्गी को क्या नहीं लगती है? भूख नहीं लगती है एवं कमजोर हो जाती है। ये लक्षण क्या है दोस्तों, मुर्गियों को क्या नहीं लगती है? भूख नहीं लगती है और मुर्गी धीरे धीरे क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। अगला लक्षण है दोस्तों, पहले उनका तापक्रम बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, यानी रानीखेत बीमारी यदि मुर्गियों में हो जाए तो उनका तापक्रम या टेम्परेचर क्या होता है? पहले तो बढ़ता है, ठीक है दोस्तों, तथा कुछ समय पश्चात सामान्य से भी कम हो जाता है। देखिए कुछ समय तक तो बढ़ता है, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि जितना सामान्य तापक्रम या टेम्परेचर होना चाहिए उससे भी कम टेम्परेचर होने लगता है। ठीक है, तो ये रानीखेत बीमारी के लक्षण है। अब देखिए अगला लक्षण क्या है दोस्तों, मुंह और नासिका रंध्रों में से एक लसलसा पदार्थ निकलता है। देखिए मुंह से और जो नासिका छिद्र होती है, यानी नाक का जो छिद्र होता है, उसमें से एक लसलसा पदार्थ या चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है। ठीक है दोस्तों, अगला लक्षण क्या है, अंडे देने वाली मुर्गियों में अंडा तेजी से फटने लगता है। ठीक है दोस्तों, जो मुर्गियां अंडे देती है, तो अंडे देने वाली जो मुर्गियों के जो अंडे होते हैं वो तेजी से क्या हो जाते हैं? फटने लगते हैं। एवं रोगी मुर्गी अंडा देना बिल्कुल बंद कर देती है। और रोगी मुर्गी जो होती है, तो रानीखेत से ग्रसित मुर्गी जो है अंडे भी देना क्या कर देती है? बंद कर देती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण लक्षण है किसके? रानीखेत बीमारी के। यानी ये लक्षण यदि हमको दिखाई दे तो हमको मालूम हो जाएगा कि कुक्कुटों में या मुर्गियों में रानीखेत बीमारी हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो इन लक्षणों के आधार पे आप मुर्गी में रानीखेत बीमारी का पता लगा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम इनके रोकथाम एवं उपचार की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो रोकथाम और उपचार कैसे कर सकते हैं हम? तो देखिए जो रानीखेत बीमारी है, इसका उपचार करने के लिए देखिए जो सबसे पहला है, तो पहला क्या है दोस्तों, कि जो रोगी मुर्गियां हैं, ठीक है दोस्तों, तो रोगी मुर्गियों को तुरंत ही स्वस्थ मुर्गियों से अलग बाड़ा में रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि जो मुर्गियां क्या हो गई है? ग्रसित हो गई है रानीखेत बीमारी से, तो उनको जो स्वस्थ मुर्गियां हैं उनके साथ नहीं रखना चाहिए। रोगी मुर्गियों को अलग से किसी बाड़े में रखना चाहिए या अलग से किसी दूसरे स्थान पे उनको रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए दूसरा यहाँ पे दूसरा क्या उपचार कर सकते हैं इसका या रोकथाम, तो देखिए रोग से मरी हुई मुर्गियों को गाड़ देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अथवा जला देना चाहिए। देखिए जो मुर्गी रोग रानीखेत बीमारी से मर गई है, ठीक है दोस्तों, या ग्रसित हो गई है, वो ग्रसित होकर के क्या हो गई है? खत्म हो गई है या डेड हो गई है, इसको क्या करना चाहिए? जमीन पे गाड़ देना चाहिए या जमीन पे दबा देना चाहिए या उसको जला देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ताकि इसका जो वायरस है ये किसी प्रकार से दूसरी मुर्गियों को प्रभावित ना कर सके। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तीसरा उपचार इसका हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए पानी में कीटनाशक घोल तैयार करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पानी में क्या करना चाहिए? उनके पानी में कीटनाशक घोल का उपयोग करना चाहिए। अब देखिए अगला यहाँ पे उपचार क्या कर सकते हैं हम, तो बीमार मुर्गियों के बर्तन फिनाइल से साफ करके रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों,
अच्छी तरह से जो बीमार मुर्गी का बर्तन हो जिसमें आप मुर्गी को खाना देते हो उसको आप अच्छी तरह से फिनाइल से साफ करके रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ताकि बाई चांस यदि आप उसी बर्तन से दूसरे मुर्गी को यदि खाना आप देते हो या दूसरे कुक्कुट को आप खाना देते हो तो उससे वो प्रभावित ना हो। देखिए अगला उपचार क्या कर सकते हैं हम, 6 से 8 सप्ताह के बच्चों को रानीखेत का टीका लगवाना चाहिए। देखिए यदि मुर्गियों के कोई बच्चे यदि 6 से 8 सप्ताह के बीच के हो चुके हैं तो उनको रानीखेत रोग का टीका यानी वैक्सीन जो है अवश्य लगवाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थे रानीखेत बीमारी के कुछ रोकथाम तथा उपचार। ठीक है दोस्तों, इनके माध्यम से हम रानीखेत बीमारी से कुक्कुटों को या मुर्गियों को बचा सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं रोकथाम करके हमको बचाना है मुर्गियों को। ठीक है दोस्तों, और बचा जा सकता है मुर्गियों को कुक्कुट रोग से। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है आज का, एक्वाकल्चर किसे कहते हैं, इसमें प्रयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या कहा हमने, एक्वाकल्चर किसे कहते हैं, इसमें प्रयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्वाकल्चर किसे कहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, और जो हमने आपको रानीखेत बता चुका, रानीखेत बीमारी के बारे में इसके जो लक्षण हैं और इसके रोकथाम व उपचार हैं ये भी पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। देखिए एक्वाकल्चर क्या होता है दोस्तों, तो उपयोगी जलीय पौधे एवं अन्य प्राणियों के उत्पादन को एक्वाकल्चर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जल में जो उपयोगी पौधे होते हैं एवं इसके अलावा जो भी उपयोगी अन्य प्राणी होते हैं तो इनके उत्पादन को ही हम क्या कहते हैं, एक्वाकल्चर कहते हैं। अब चूंकि जल में इनका उत्पादन किया जाता है ज्यादा मात्रा में, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, एक्वाकल्चर कहते हैं। तो एक्वा मतलब यहाँ पे क्या हो गया, संबंध इसका जल से होता है। ठीक है दोस्तों, तो उपयोगी जलीय पौधे एवं जंतु प्राणियों को उत्पादन करना ही क्या कहलाता है, एक्वाकल्चर कहलाता है। देखिए दोस्तों एक्वाकल्चर में मछलियों के अतिरिक्त झींगा एवं समुद्री केकड़ा का भी उत्पादन किया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ना केवल एक्वाकल्चर में मुर्गी का उत्पादन करते हैं, साथ ही साथ झींगा एवं समुद्री जो केकड़े होते हैं, क्रैब होते हैं, इनका भी प्रोडक्शन या उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम एक्वाकल्चर के विभिन्न चरण देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी इनकी जो प्रक्रियाएं हैं एक्वाकल्चर में, तो किस तरह से इनको संरक्षित करते हैं और क्या इसकी प्रक्रिया है, तो उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए एक्वाकल्चर के विभिन्न चरण की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या होता है, मत्स्य पालन केंद्रों में मत्स्य बीज जो होते हैं वह अंडों को प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं कि मत्स्य पालन के लिए क्या करते हैं, मत्स्य के बीज और अंडों को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बीज या अंडों को प्राप्त करने के बाद क्या होता है, पहला नंबर यहाँ पे हम देखेंगे, जो मछलियां होती है तो मछलियों के जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स निकलते हैं, तो मछलियों के पीयूष ग्रंथि से क्या करते हैं, यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है फिश की, उससे जो हार्मोन्स निकाल कर क्या करते हैं, अंडे देने वाली मछलियों में इंजेक्शन द्वारा प्रविष्ट कराने से। ठीक है दोस्तों, यानी जो मछलियों के पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स निकालते हैं तथा जो अंडे देने वाली मछलियां होती है तो उनमें इंजेक्शन के माध्यम से क्या करते हैं, प्रविष्ट कराते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी उसके अंदर डालते हैं। ठीक है, अंदर हार्मोन्स को प्रविष्ट कराते हैं। इसके बाद क्या होता है, प्रविष्ट करा देते हैं, जिससे क्या होता है, अंडोत्सर्ग शीघ्र होने लगता है। ठीक है, यानी जो अंडे का विकास है वो क्या होता है, अंडोत्सर्ग, यानी अंडा जो है बाहर जल्दी फट के निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से मछलियों की जो पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, तो उससे हार्मोन्स निकाल करके जो अंडे देने वाली फिशें होती है तो उनमें इंजेक्शन के द्वारा प्रविष्ट करा देते हैं, जिससे अंडोत्सर्ग क्या होता है, शीघ्र होने लगता है और पीयूष हार्मोन्स को अल्कोहल में संरक्षित करके रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी जो पीयूष ग्रंथि का जो हार्मोन्स है इसको अल्कोहल में संरक्षित किया जाता है। अब देखिए दोस्तों दूसरा नंबर क्या है, यहाँ पे इसको संरक्षित करने के बाद क्या करते हैं, देखिए अंडों को हेचरी या नर्सरी में डाल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, किस में डाल दिया जाता है, हेचरी या नर्सरी में डाल दिया जाता है। इसका तापमान यहाँ क्या होता है दोस्तों, इसका तापमान यदि टेम्परेचर की बात करें तो इस हेचरी के तापमान लगभग कितना रखते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं। ठीक है दोस्तों, कितना रखते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस टू 31 डिग्री सेल्सियस तक होता है इसका टेम्परेचर। देखिए दोस्तों 15 से 18 घंटे पश्चात शिशु निकलते हैं। ठीक है, तो 15 से 18 घंटे के बाद क्या होते हैं, शिशु निकलते हैं। क्या होता है, अंडों को हेचरी में डाल देते हैं और उसका टेम्परेचर कितना रखते हैं 27 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है हेचरी का। और इस हेचरी में ही 15 से 18 घंटे के पश्चात क्या होता है, शिशु निकलने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात शिशु का विकास हो जाता है। अब देखिए जिसे हैचलिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब शिशु के विकास हो जाने को क्या कहते हैं, हैचलिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हैचलिंग का विकास हो जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है अब कि हैचलिंग को पानी में रखा जाता है। देखिए अब हैचलिंग का निर्माण तो हो गया,
तो हैचलिंग को अब कहां रखते हैं, पानी में रखते हैं। ठीक है दोस्तों, जिससे क्या होता है कि 4-5 दिनों के पश्चात यह छोटी मछली के रूप में रूपांतरित हो जाता है। जो हैचलिंग के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि 4-5 दिनों के पश्चात पानी में रखने से यह हैचलिंग के परिणाम स्वरूप क्या होती है कि यह छोटी मछली के रूप में रूपांतरित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, फ्राई कहते हैं। क्या कहते हैं, हम फ्राई कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, फ्राई के बाद क्या होता है, जो फ्राई होती है दोस्तों, तो फ्राई 12-14 दिनों में क्या होती है, 12 से 14 दिनों में, यानी 12 से 14 दिनों के अंदर ये क्या होती है, 20 से 25 सेंटीमीटर की हो जाती है जो फिश है दोस्तों। तो फ्राई में बनने के बाद क्या होती है कि यह 12 से 14 दिनों में 20 से 25 सेंटीमीटर तक की हो जाती है। और इसे जब 20 से 25 सेंटीमीटर की हो जाती है तब इसे हम क्या कहते हैं, तब इसे हम फिशरलिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, हम इसे फिशरलिंग कहते हैं। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होता है कि जो फिशरलिंग है, ठीक है दोस्तों, तो फिशरलिंग को पोषक तालाबों में रूपांतरित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी ऐसे तालाबों में जहां उसको खाने पीने की उसकी व्यवस्था हो सके, यानी उनको खाने पीने का माध्यम मिल सके। ठीक है, तो फिशरलिंग को क्या कहते हैं, पोषक तालाबों में स्थानांतरित किया जाता है। यह फाइटोप्लैंक्टन को खाता है। देखिए दोस्तों, फाइटोप्लैंक्टन को खाती हैं, यानी ये जो मछलियां बन गई है फिशरलिंग, इनको कहां करते हैं, तालाबों में स्थानांतरित कर देते हैं जहां ये फाइटोप्लैंक्टन, देखिए बहुत छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े जीव जंतु होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, तालाबों के जो नीचे होते हैं इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इनको हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। इन्हीं को ये क्या करते हैं, खाते हैं। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होता है कि अंत में इसे उत्पादक तालाबों या जलाशयों में स्थानांतरित किया जाता है। अब देखिए लास्ट स्टेप में इनको क्या करते हैं कि इन मछलियों को क्या करते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं कहां, तालाबों या जलाशयों में जहां उत्पादक तालाब होते हैं। ठीक है दोस्तों, जहां पर इनका क्या करता है, वजन बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो उत्पादक तालाबों में इनका क्या बढ़ता है, वजन बढ़ता है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि पूर्ण विकसित मछली जो होती है, तो पूर्ण विकसित मछली का वजन 5-6 किलो हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां क्या होता है, जो पूर्ण विकसित मछली हो चुकी होती है, अपने आप में मैच्योर हो चुकी होती है, उसका वजन जो है 5 से 6 किलो हो जाता है। और एवं 4 वर्ष के पश्चात क्या होती है, जो मछली होती है वो क्या देने लगती है, अंडा देने लगती है। और इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से एक्वाकल्चर में संवर्धन किया जाता है, या एक्वाकल्चर के विभिन्न चरण है जहां क्या करते हैं, मछली इसी प्रकार से झींगा या हम समुद्री केकड़ों को क्या करते हैं, संरक्षित करके रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तथा इनका उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रक्रियाओं के माध्यम से हम क्या करते हैं दोस्तों, तरह तरह के जंतुओं का या जरूरी पादपों का हम क्या करते हैं, उत्पादन करके रखते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की दोनों जो हमारे क्वेश्चन है आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।